तो सर इस तरह चलता रहा तो फिर तो चीज़ मुश्किल ही होगी। आप देखिए कंट्रीज़ में किसी ने ऊपर कोई बैठा नहीं है जिसने ठेका लिया कि ये कंट्री चलती ही रहेगी। पाकिस्तान टूटा है, सोवियत यूनियन टूटा है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ टूटी हैं, युगोस्लाविया कंट्री टूटी है, तो क्या हम किसी ने ऐसे ही रखा? भारत की आर्थिक स्थिति बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं और मीडिया से आ रही खबरों के माध्यम से देश में गरीबी, बेरोजगारी पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। रिजर्व बैंक से लेकर सरकारी संस्थाओं के पैसों को सरकार खर्च कर रही है, फिर भी हालात संभल नहीं रहे हैं। ऐसे में देश के बुद्धिजीवी वर्ग में खलबली मची है। मोदी सरकार के राज में देश के बिगड़े आर्थिक हालात पर भारत वॉइस ने अरुण शौरी से बात की। अरुण शौरी प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी और राजनेता के रूप में पहचाने जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों के संपादक के साथ ही वे विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भारत के योजना आयोग में सलाहकार के साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। भारत वॉइस ने देश के आर्थिक बदहाली पर उनसे विस्तार से बात की। उनकी राय देश को जानना इस वक्त बेहद जरूरी है। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। हमारे साथ अरुण शौरी जी हैं, हमसे बात करते हैं। सर, जो पूरी इकोनॉमी है इस देश की, उसको आप किस तरह से अभी एक्सप्लेन करेंगे आज के हालात में? So the economy is being run really like a private enterprise for a few individuals. उनके 5, 6, 10 दोस्त, उनके लिए इकोनॉमी रन की जा रही है और उसी से आपका, और जो वही फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने ही कितने, देखिए INLFS में 1 लाख करोड़ लेकर लोग भाग गए हैं। अच्छा, उनके किसी डायरेक्टर को, किसी नुमाइंदे को, किसी अफसर को पकड़ा गया? नहीं। क्यों नहीं? आप कहते हो मैं किसी चोर को रहने नहीं दूंगा। अच्छा, नीरव मोदी वापस आया, चोकसी वापस आया, 10-12 और जो ये गुजरात के ये डायमंड वगैरह वाले थे वो सब भागे हुए हैं, कोई वापस आया? क्यों? तो ये सब उनके लिए कुछ काम किया जा रहा है और इनको कोई आइडिया ही नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। आप कहते हो जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अरे तो जो आदमी अपना $100 मिलियन यहाँ लगाएगा एक फैक्ट्री में, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की फॉर्म देखेगा कि भाई कागज़ की फॉर्म है या ईमेल की फॉर्म है, या वो देखेगा कि भाई इस कंट्री में जनरल हवा कैसी है, लोगों में तनाव बढ़ाया जा रहा है कि नहीं, पीस होगा या नहीं, कश्मीर में दंगे होंगे या नहीं। आज आपको एक इल्हाम आता है, मैं बजट में कुछ नहीं करूंगा, कोई चेंज नहीं किया, और 2 महीने में आप कॉर्पोरेट टैक्स चेंज कर रहे हो, हर दूसरे दिन कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं कि क्या करना चाहिए। सो देयर इज़ नो इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसीलिए फार्मर्स के इंटरेस्ट, इरिगेशन वर्क्स के, क्लाइमेट चेंज के, किसी चीज़ पर भी कुछ काम नहीं हो रहा। सर, दुनिया भर के मंच पे प्रधानमंत्री जब जाते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, अरे भैया उसका यार क्या बात है, तुम तो यहाँ बैठे हुए थे सोच रहे हो। अच्छा, आप जरा कहाँ गए हैं? वो ब्राज़ील गए हैं ना? हैं? अच्छा, अमेरिका के ज़रा पेपर दिखाओ, उसमें देखो कि भाई प्रधानमंत्री के कोई मेंशन भी है क्या? दुनिया, इंडिया के पेपर्स नहीं, इंडिया के पेपर के मालिक तो वो हैं, उन्हें अब दूरदर्शन नहीं चाहिए क्योंकि कितनी चैनलें उनके लिए चल रही हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो ये देखना, ये अंदाज़ लगाना क्या प्रोमिनेंस है दुनिया में, तो आप वहाँ के पेपर्स में पढ़िए, कोई मेंशन भी है क्या? और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ आकर इन्वेस्ट करेगा, ये देखता हुआ कि जो इंडियन इन्वेस्टर है वो भाग रहा है। तो वो देखिए, यही नहीं कि उनकी फ़ोटो यहाँ आपके द्वारा छपाई जाती है या उनकी जो जफ्फी डालना आप दिखाते हो और उससे पता लगता है कि भी ये बहुत उनके दोस्त हैं।
आरबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा और बहुत सारी जो सरकारी संस्थाएं जिसको इमेजिनेशन नहीं कर सकते लोग कि वहाँ के पैसे भी निकाले जा सकते हैं, प्रोविडेंट फंड उसको भी सरकार जस्टिफाई कर रही है। ये तो आप कैसे देखते हैं सर? ये तो बिल्कुल जस्ट कि मिसमैनेजमेंट। वो जैसे रिजर्व बैंक के जो पैसे हैं वो एक डिफ़िकल्ट पीरियड्स के लिए होते हैं, जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ, क्योंकि हम क्यों बचे रह गए? क्योंकि डॉक्टर रेड्डी, विमल जलान वगैरह उन्होंने पहले वो चीज़ें होने नहीं दी थी। और अब आप वहाँ से पैसे निकाल लो, LIC को भी इनमें इन्वेस्ट कर दो, उनमें इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, एक कंपनी डूब गई, पब्लिक सेक्टर डूब गई, दूसरी कंपनी को कह दो कि भी आप खरीद लो। गुजरात पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, नरेंद्र मोदी साहब मुझे बहुत हुआ करते कहते कि मेरे एक ही स्टेट हूँ जो कि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कर रही है, उसमें ये CAG ने कहा है कि भाई 23,000 करोड़ खर्च हो गए, एक टीस्पून तेल का नहीं मिला, है ना, ये CAG ने कहा। तो अब कहाँ है वो गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन? ONGC को कहा गया कि आप इसको खरीदो, तो बेचारी ONGC ने खरीद लिया, और गुजरात गवर्नमेंट की बजट में वो डिसइन्वेस्टमेंट आ गई। तो ये हो रहा है, और आप देखिए इतनी जाहिर चीज़ नहीं देख रहे, हमें तो ताज्जुब होता है भैया। राफेल पे मतलब अब क्या होगा, अब इस पूरे मामले में क्या हो सकता है? क्योंकि एक पॉलिटिकल कहा जा रहा है कि एक दबाव बनेगा सरकार पे। नहीं, वो तो सर वो पॉलिटिक्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, ये हम लॉ की बात कर रहे हैं, तो लॉ में देखेंगे क्या उसमें क्या हो सकता है सर? नहीं, पहले तो CBI को देखते हैं कि CBI क्या करती है, फिर देखेंगे आगे। तो क्या आपको लगता है कि CBI या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है? अगर नहीं करेंगे तो फिर तो और भी फिर अगला कदम जाहिर हो जाता है। जी, पहले उनको देखे तो सही वो करते क्या है। नहीं तो राफेल में सर पहले दिन से लेकर के और आज तक जो कुछ भी हुआ है उसमें बहुत सारे डाउट्स तो हैं ही, और उन तमाम डाउट्स पे कोई भी एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दिख नहीं रहा है। तो जुडिशरी की तरफ से एक चीज़ मेरे दोस्त, मैं 40 साल से इंडिया में ऐसी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। भागलपुर ब्लाइंडिंग अरुण सिन्हा ने रिवील की, कोई प्रोसिक्यूट हुआ उसमें? अंडर ट्रायल्स में हमारी सीरीज़ के कारण 9 महीने तक हमारी सीरीज़ चली, उससे 40,000 लोग रिहा हुए, मगर कोई प्रोसिक्यूट हुआ क्या है? तो इसलिए ये सोचना कि भाई कि उसका कोई नतीजा इस तरह का होगा कि भाई अब गवर्नमेंट कुछ करेगी या नहीं करेगी, अरे नहीं करेगी तो अपने आप को और भी बेनकाब करेगी, और करेगी तो फिर देखो फंसेगी। आपको लगता है एक पॉलिटिकल दबाव पड़ना एक ज़रूरी है अपोजिशन की तरफ से? देखिए, अपोजिशन को छोड़ो यार, हम अपना काम करें, एज जर्नलिस्ट अपना काम करें, अपोजिशन क्या करेगी वो उनको छोड़ो, हम अपना सोचें ना। अच्छा, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट का कहना वो एक तरह से विन की सिचुएशन बता रहे पूरे देश में। वो तो सर हर एक चीज़ को विन ही विन है। इकोनॉमी खुद मतलब हम तो $1 ट्रिलियन तो बन ही गया, क्योंकि ऐलान कर दिया, 5 ट्रिलियन तो हो ही गया, अब तो ऐलान कर दिया। और राजनाथ सिंह जी ने और भी वैसे ही होती है रंगीन लब और रुखसार की बात, और कुछ हम भी खून जिगर मिला देते हैं, तो उन्होंने 5 ट्रिलियन को 10 ट्रिलियन कर दिया। और आप इकोनॉमी की हालत देख दीजिए, रोज़ इकोनॉमिक पेपर में क्या आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है और रियलिटी क्या है वो। सर मोदी जी तो कहते हैं जो लक्ष्य हम रखते हैं वाह वाह वाह, बिल्कुल वाह वाह, क्या बात जी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं, क्योंकि भैया कैंपेन में उनको अच्छी तरह जानते हैं। आप आगे कहाँ क्या देखते हैं, आगे किस तरह के हालात दिखते हैं इकोनॉमी को लेकर? नहीं, तो सर इस तरह अगर चलता रहा तो फिर तो चीज़ मुश्किल ही होगी। आप देखिए कंट्रीज़ में किसी ने ऊपर कोई बैठा नहीं है जिसने ठेका लिया कि ये कंट्री चलती ही रहेगी। पाकिस्तान टूटा है, सोवियत यूनियन टूटा है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ टूटी हैं, युगोस्लाविया कंट्री टूटी है, तो क्या हम किसी ने ऐसे ही रखा हुआ है? आप साउथ में चलिए मेरे साथ, मैं वहाँ हर साल 4-5 महीने साउथ में काटता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि यार हमें नॉर्थ के साथ है क्यों? हम ग्रोथ कर रहे हैं, वो साले खाए जा रहे हैं।
तो इसलिए इकोनॉमी इज़ इन ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और कोई यहाँ सोचने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपकी चैनल्स देखकर बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हैं कि भाई आज देखो हमारा इमेज आ गया। So economic policy like foreign policy is another selfie. अपनी selfie.